नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं जनरली आप लोगों के साथ है ना, मैं ब्रेकआउट्स वाले स्टॉक शेयर करता हूं। कभी भी मैं आप लोगों को ये नहीं बताता कि मेरे कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो वॉच लिस्ट में हैं और उसके पीछे का रीज़न क्या है। जनरली वो जब ब्रेकआउट हो जाते हैं तब मैं आप लोगों के साथ सारा डिटेल एनालिसिस शेयर करता हूं। बट आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो ऐसे सेटअप शेयर करने वाला हूं जो आप बोल सकते हो कि एक स्टॉक तो ऐसा है कि जो आईपीओ के बाद ऑलमोस्ट 50% गिर चुका है और अभी नीचे बेस बना रहा है। और जनरली बोलते हैं ना स्टेज 1 स्टेज 2, तो अब आप ये बोल सकते हो कि अभी ये स्टेज 1 में है। और दूसरा स्टॉक जो ऐसा है वो तो 2010 से ही मार्केट में है। 2017-18 में उसने हाई बनाया था, उसके बाद ऑलमोस्ट 70% करेक्ट हो गया था और पिछले 6-7 साल से वो अपना कंसोलिडेट कर रहा है, एक बेस बना रहा है नीचे में। वही मतलब स्टेज 1 की अगर बात करें तो। और अब मेरा ये स्टॉक्स के अंदर ये वॉच है कि जब भी ये स्टॉक अपना ब्रेकआउट करेंगे, मतलब स्टेज 2 में एंटर होगे, तब मैं ये स्टॉक में अपनी अपनी मतलब अपने हिसाब से पोजीशन बना के ये स्टॉक को ट्रेल करूंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि मैं कभी भी किसी स्टॉक को कौन से बेसिस पे अपने वॉच लिस्ट में रखता हूं और उसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं। तो आई विश आप लोगों को आज का ये वीडियो समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। बट उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि आज जो भी मैं वीडियो में आप लोगों के साथ स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं वो मेरा प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस के बेसिस पे सिर्फ आप लोगों को एनालिसिस करके बता रहा हूं कि मैं किसी भी स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में क्यों रखता हूं, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है और आप लोगों को भी प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस में क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इसमें मेरी कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखना। तो चलो अभी आज के हम हमारे पहले स्टॉक पे आते हैं। तो देखो, फर्स्ट स्टॉक का जो नाम है ना, ये है फर्स्ट क्राई। अब ये स्टॉक का जो आईपीओ है आप यहाँ पे देख सकते हो, 2024 अगस्त में आया था। मेरे ख्याल से एक साल से भी ज़्यादा हो गया है ये स्टॉक को आने के बाद। अब मुझे पता नहीं है कि इसका आईपीओ किस प्राइस पे आया था, इसमें किसी को आईपीओ के दिन प्रॉफिट भी हुआ था या नहीं। बट इसने आईपीओ के बाद जो हाई मारा था वो था 734 का और उसके बाद कंटिन्यूसली ये स्टॉक ऑलमोस्ट 60% नीचे चला गया था और अभी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है वो ऑलमोस्ट 50% अपने आईपीओ के हाई के प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। अब आप में से मुझे नीचे कमेंट्स करके लोग बताना कि इसका आईपीओ क्या प्राइस पे आया था, क्या लोगों ने इसकी ओपनिंग पे कुछ कमाया भी था या लॉस ही हुआ था। अब देखो ये स्टॉक मेरे नज़र में क्यों आया। अभी जो आप लोग देख रहे हो ना, ये नॉर्मल कैंडलस्टिक का चार्ट है और वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। अब आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की है या नहीं की है मुझे पता नहीं, बट जनरली है ना, दो टाइप के ब्रेकआउट होते हैं। एक होता है ऑल टाइम हाई वाला ब्रेकआउट जिसे हम लोग ऐसे कप एंड हैंडल ब्रेकआउट बोलते हैं। और ये सॉरी मेरी लाइन ख़राब आ रही है, बट जनरली जो ऐसे ब्रेकआउट होते हैं ना उसमें जो राइट जाने की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होता है क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी एक अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में होता है। बट ऐसे भी टाइप के ब्रेकआउट होते हैं जिसे मैं रिवर्सल ब्रेकआउट बोलता हूं, जो बॉटम में होते हैं और उसके बाद वो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जाता है और फिर वहां से ब्रेकआउट करता है। तो अभी जितनी भी आईपीओ में नई लिस्टिंग हुई है, जैसे आप पेटीएम देख लो, जोमेटो देख लो, बहुत सारे जगह पे आपको ऐसे एग्जाम्पल दिखेंगे और इसे मैं जनरली रिवर्सल ब्रेकआउट बोलता हूँ। अगर देखो अभी मैं आपको ये केस में समझाने की कोशिश करूँ तो ये स्टॉक का ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होगा 734 पे। समझो ये स्टॉक ऐसे नीचे से जाके ऐसे जब भी ऊपर जाता है और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट के करने के बाद ब्रेकआउट करेगा, तो इसे हम लोग ऑल टाइम हाई या फिर आप मल्टी ईयर ब्रेकआउट हाई बोल सकते हो। बट मैंने ना हमेशा ये चीज़ नोटिस की है कि ये जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स वाले स्टॉक होते हैं वो कहीं ना कहीं बेस से भी ब्रेकआउट होते हैं, तो उसे मैं रिवर्सल ब्रेकआउट बोलता हूँ। और मैंने ऐसा अपने एक्सपीरियंस में नोटिस किया है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और रिवर्सल ब्रेकआउट की एक्यूरेसी थोड़ी ख़राब होती है। तो देखो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को वही ट्रेड करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे क्या होता है ना, रिवर्सल ब्रेकआउट्स में आपके जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो देखो अभी मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, समझाता हूँ। जब इसमें आईपीओ का फर्स्ट दिन था तब ये स्टॉक में जो वॉल्यूम है आप यहाँ पे देखो, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम का कैंडल है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें वॉल्यूम हुआ था, मैं यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ आप लोगों को। वॉल्यूम आपको ये वाले एरिया में दिखेगा,
इसमें वॉल्यूम हुआ था 76.85 मिलियन शेयर्स का। उसके बाद ये स्टॉक में आप यहाँ पे देखो ध्यान से, कभी भी इसमें वॉल्यूम नहीं हुआ। उसके बाद एक क्वार्टर का रिजल्ट आ गया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा क्वार्टर का, चौथा क्वार्टर का, मतलब 4 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए, तब तक कोई वॉल्यूम नहीं आया। बट सडनली यहाँ पे ये क्वार्टर के बाद, मतलब मई वाले क्वार्टर के बाद 2025 में यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम स्पाइक आया था। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये कैंडल में जो वॉल्यूम स्पाइक आया है वो है 98.04 मिलियन शेयर्स का। अब ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखना कि ये एक वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, मतलब ये जो कैंडल है वो मंडे से लेके फ्राइडे तक के प्राइस मूवमेंट को बता रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसका जो वॉल्यूम है वो स्पेसिफिक वो वीक के लिए है। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद जून मंथ में अगेन यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा अच्छा खासा वॉल्यूम आया था, और वो वॉल्यूम था 90.21 मिलियन शेयर्स का। अब देखो इतने सारे वॉल्यूम्स अगर आप नोटिस करोगे, जब आईपीओ भी आया था ना तब इतना वॉल्यूम नहीं हुआ था। सडनली स्टॉक के गिरने के बाद, ऑलमोस्ट 50% गिरने के बाद इतने वॉल्यूम्स क्यों आ रहे हैं? तो उसका जवाब हम लोगों को शायद ये वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स के, मतलब जो मई 2025 में क्वार्टर आया था, रिजल्ट आया था, उसके कॉन कॉल में हम लोगों को पता चल सकता है। बट देखो फंडामेंटल में मैं इतना अभी अच्छा नहीं हूँ, बट आपको मैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे बता सकता हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अभी ये चार्ट को है ना, मैं यहाँ पे कैंडल से सीधा वॉल्यूम कैंडल्स पे शिफ्ट कर दूंगा। अब आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलेगा जो कैंडल में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है ना, उसकी कैंडल की थिकनेस बढ़ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, और उसके वॉल्यूम बार भी आपको बहुत अच्छी तरीके से दिख रहे हैं। अब मैं आप लोगों को जो बोल रहा था स्टेज 1 में अभी चल रहा है, तो देखो ये स्टॉक यहाँ पे कंटिन्यूसली एक फॉल देने के बाद अभी यहाँ पे बेस बना रहा है। और अगर मैं ये बेस की बात करूँ तो 339 लेवल से 430 के प्राइस रेंज में अभी ये स्टॉक बीच में घूम रहा है। अब यहाँ पे हमारा काम क्या होना चाहिए एज अ ट्रेडर? अभी रिसेंटली देखो ये स्टॉक ने यहाँ पे अटेम्प्ट भी किया था, बट ये ब्रेकआउट नहीं हुआ। अब जनरली रिवर्सल ब्रेकआउट इतने इजीली ब्रेकआउट नहीं होते, बिकॉज उसके यहाँ पे इतने सारे जो पिछले बायर थे उनकी कंटिन्यूसली सेलिंग होती है। तो यहाँ पे अभी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है एज अ ट्रेडर, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अलर्ट लगा दूंगा ये 439 रुपीज़ का। तो जब भी ये स्टॉक अपने 439 रुपीज़ के प्राइस को ब्रेक करेगा, मेरे लिए एक चीज़ तो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी कि ये स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड में से निकल गया है, और ज़्यादा चांसेस ये है कि ये स्टॉक अभी जो अपना स्टेज 1 था कंसोलिडेशन का, उससे अभी स्टेज 2 में आ गया है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखिए। मैं आप लोगों को कोई भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक अभी लेना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं लेना चाहिए। इसका ब्रेकआउट होगा 439 के बाद, तभी हम लोगों को देखना है कि क्या करना चाहिए इसमें। अब देखो इसमें ट्रिगर क्या हो सकते हैं। अभी ऐसा भी हो सकता है कि आने वाला जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो ये कंपनी का कुछ अच्छा आ जाए, या कोई और ट्रिगर आ जाए ये कंपनी में। अब मुझे पता नहीं है वो क्या हो सकता है, बट हाँ मेरी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक अभी टॉप प्रायोरिटी पे है, और मैंने इसमें अभी भी आपके सामने जो अलर्ट लगाया है, मैं इसको हफ्ते में 1-2 बार देखते रहता हूँ, और जब भी मेरा अलर्ट ट्रिगर होगा तब मैं इसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखूँगा। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। अब और एक स्टॉक मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब ये जो हमारा सेकेंड स्टॉक है ना, इसका नाम है बजाज कंज्यूमर केयर। अब देखो ये स्टॉक का जो आप चार्ट देख रहे हो ना फिलहाल आपकी स्क्रीन पे, ये है हमारा मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। और यहाँ पे भी आप नोटिस करिए 2010 में ये स्टॉक लिस्टेड था, और वहाँ से लेके ये ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 200 रुपीज़ से ये स्टॉक 522 रुपीज़ तक गया था। 2015 में इसने एक हाई बनाया, और वापस से 2017 में एक तरीके से इसकी ये जो रैली है उसका इसने यहाँ पे डबल टॉप बनाया। और उसके बाद ये स्टॉक 2015 में और 2017 में जो इसने हाई मारा था, उसके बाद अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करें तो 522 से ऑलमोस्ट नीचे में अगर आप देखो तो ये भी 77% तक मतलब करेक्ट हो गया था। बट अभी यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली क्या ज़रूरी है आप लोगों को, देखो चार्ट पैटर्न्स में ना एक पैटर्न होती है जिसे हम लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। अब वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है? सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बहुत सारी चार्ट पैटर्न, कोई बुलिश भी होती है, कोई बेरिश भी होती है, बट कोई जो चार्ट पैटर्न है ना वो कंटिन्यूएशन वाली भी होती है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो चार्ट पैटर्न होती है ना, वो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होती है, और वो जनरली ऐसा दिखाता है कि भाई जो आपका जो स्टॉक है
वो धीरे धीरे नैरो कंसोलिडेट करके या तो वो ऊपर ब्रेकआउट करेगा या तो वो नीचे ब्रेकआउट करेगा। तो ये तरीके से जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनती है ऊपर नीचे से, उसे हम लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल मैंने आप लोगों को बोला कि ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकता है या फिर ये रिवर्सल पैटर्न भी हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि ये फॉर्म कहाँ पे हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे बजाज कंज्यूमर केयर में ये मंथली चार्ट में डाउन साइड में ये फॉर्म हो रहा है, मतलब ट्रेंड के ऑलमोस्ट डाउन साइड में चार्ट के वहाँ पे फॉर्म हो रहा है। और इसका जो ब्रेकआउट है वो 290 के ऊपर होगा यहाँ पे, करेक्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी 290 का रेजिस्टेंस है और प्रीवियस हाई भी 290 का है। बट आप यहाँ पे ये नोटिस करो कि इसके हाई ऑलमोस्ट सेम है, बट इसका जो लो है ना वो कंटिन्यूसली बेसिस पे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और ये स्टॉक है ना मेरे वॉच लिस्ट में मेरे ख्याल से 2 साल से ही है। हमने मुंबई में एक मीटअप किया था, मुझे याद नहीं है, आई थिंक 2023 में किया था या 2024 में किया था। वहाँ पे विले पार्ला में हमने रखा था और वहाँ पे भी मैंने ये चार्ट डिस्कस किया था। तो सोचो मैंने कितने टाइम से ये स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखा है। बट रियल एक्शन तो तब होगा जब इसमें ब्रेकआउट होगा और फिर कुछ करने का फ़ायदा है, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होता है। बट अभी मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये मेरी वॉच लिस्ट में क्यों है। सडनली है ना ये स्टॉक में एक दिन आप यहाँ पे देखो जून 2024 में जून 2025 में, मतलब 24 जून 2025 में ये स्टॉक में एक बहुत बड़ा मूव आया और वो ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हो आप, वो एक दिन में उसने 20% का सर्किट मारा। अब ये जो मूव था ना ये स्टॉक में नॉर्मल नहीं था, तो मैंने पहले तो जाके देखा कि भाई ऐसा क्या हो गया है। और आप अगर यहाँ पे देखोगे ना ये स्टॉक के उस दिन में जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट 21 मिलियन हुए थे। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे अभी यहाँ पे भी ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि इसका जो 2010 में जो वॉल्यूम कैंडल था उसके बाद सडनली ये स्टॉक में कोई वॉल्यूम नहीं हो रहे थे। जब ये स्टॉक ने यहाँ पे बॉटम बनाया तब वॉल्यूम हुए, फिर वापस यहाँ पे वॉल्यूम हुआ और सडनली अभी यहाँ पे वॉल्यूम होने लगे हैं। तो यही स्टेज 1 का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि स्टॉक अपना बेस बनाते जाता है और वहाँ पे स्लोली स्टडीली कोई एक्यूमुलेट करते जाता है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जब यहाँ पे 24 जून 2025 को ये स्टॉक में इतना बड़ा मूव हुआ तो मैं देख रहा था कि ये स्टॉक में ऐसा क्या हुआ है जिसके वजह से ये मूव आया है। तो मैंने ज़रा स्क्रीनर में जाके देखा था वो टाइम पे और वहाँ पे मुझे ये पता चला था कि भाई वहाँ पे एक अनाउंसमेंट आई है उनके बोर्ड मीटिंग में जो हुआ था उसके ऊपर से कि भाई उनके जो नए एमडी है ना नवीन पांडे जी करके कोई हुए हैं, वो 1 जुलाई से उनके हेड ऑफ फाइनेंस चार्ज हो जाएंगे। और ये अपॉइंटमेंट हुआ था उनका, न्यू अपॉइंटमेंट हुआ था। तो ये एक आई थिंक यही एक न्यूज़ थी, उसके वजह से ये जो मूव है बड़ा वाला आया था। और फिर मैंने ये जो नवीन पांडे जी है उनका मैंने ज़रा हिस्ट्री जाके देखा कि इन्होंने पहले कहाँ कहाँ काम किया है। तो देखो 2001 से लेके 2007 तक इन्होंने एशियन पेंट में काम किया था। फिर 2008 से लेके 2014 तक इन्होंने पेप्सिको में काम किया था। फिर मैरिको में भी उन्होंने काम किया है 5 साल। फिर ये एक दूसरी एक यूनिबिक करके फूड इंडिया लिमिटेड थी जो बेंगलोर बेस्ड थी, वहाँ पे भी इन्होंने काम किया और अभी ये यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। तो इनकी हिस्ट्री तो बहुत अच्छी है। अब मुझे एक्चुअली में पता नहीं है कि क्या स्पेसिफिक ये मूवमेंट के वजह से, मतलब ये जो मैनेजमेंट चेंज के वजह से ये कंपनी में इतना बड़ा एक पॉजिटिव मूव आया या फिर यहाँ पे कुछ और रीज़न है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। बट यहाँ पे देखो अगर ये स्टॉक अभी 290 के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट करता है और आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो डॉटेड लाइन है मैंने एक्चुअली में यहाँ पे अलर्ट ऑलरेडी लगा के रखा है कि जब भी ये स्टॉक 285 लेवल को क्रॉस करेगा मुझे अलर्ट मिल जाएगा। तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि स्टेज 1 से निकल के स्टेज 2 में चला जाएगा और स्टेज 2 में जाने के बाद तो पॉसिबिलिटी अच्छी ही होती है। तो ये दोनों स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में है और मैंने आप लोगों को एक डिटेल एनालिसिस बता दिया कि किस तरीके से मैं अपने वॉच लिस्ट में स्टॉक्स को रखता हूँ और उसके पीछे का रीज़न क्या होता है। अब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों स्टॉक फेल हो सकते हैं, राइट। जैसे अगर समझो ये स्टॉक ने वापस से 146 लेवल ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक भी फेल हो जाएगा ब्रेकआउट होने से पहले ही। और अगर ये जो फर्स्ट क्राई है ये स्टॉक ने नीचे में 330 रुपीज़ लेवल ब्रेक कर दिया
तो ये स्टॉक का भी जो अपना एजम्पशन है कि ये 430 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो अच्छा होगा, ये भी फेल हो सकता है। बट मैं इसमें अभी कुछ भी कर नहीं रहा हूँ, मैंने इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखा है। मैं सिर्फ इसमें देख रहा हूँ कि अभी आने वाले टाइम में ये स्टॉक्स में डेवलपमेंट कैसे होने वाले हैं, और मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आई होप आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आती थी कि सर आप कैसे स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखते हो, उसके बारे में बताओ। तो मैंने एक एग्जांपल तो बता दिया। अब आपको ये देखना है कि भाई मैं अपनी जो 52 वीक हाई वाले और ब्रेकआउट्स वाले स्टॉक्स कैसे ढूंढता हूँ, उसको वॉच लिस्ट कैसे बनाता हूँ, तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट वीक में उसके रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। आई विश आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।